नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है यूपीएल। तो यूपीएल आप सभी जानते हैं एक देखा जाए तो एग्रो केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स को बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो एग्रो केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल्स साथ ही साथ इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड प्रोडक्शंस एंड सेल्स। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो तो ठीक-ठाक था, मगर ठीक-ठाक था का मतलब क्या है? कंपनी अभी ठीक-ठाक नहीं है। ठीक-ठाक नहीं है मतलब कंपनी का सेल्स यहाँ पे लगातार करेक्शन होता जा रहा है। सेल्स धीरे-धीरे करके गिरते जा रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो कारण है एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल्स। देखिए कंपनी अगर सिर्फ एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करता तो कंपनी नंबर 1 में थे और नंबर 1 में ही रहता। तो आज नंबर 1 में वो नहीं है क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 बन चुके हैं। और पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के बारे में जो डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप ध्यान से इस चीज़ को समझना कि पीआई इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के हिसाब से बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि यूपीएल जो है वो एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, उसके साथ-साथ स्पेशलिटी केमिकल्स को भी बेचते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल का भी मैन्युफैक्चरिंग और बेचने का काम करते हैं। तो जिस सेक्टर का सबसे ज़्यादा डिमांड अभी कम हुआ है और उस सेक्टर में ही कंपनी काम कर रहा है। तो इसीलिए पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 हो गया क्योंकि एग्रो केमिकल्स का डिमांड है, स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड घट चुके हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट कंपनी बेच रहे हैं तो इसलिए कंपनी का मार्केट कैप कम हुआ, शेयर के प्राइस के गिरने के कारण। तो समझने वाली बात यही है, क्या फिर से कंपनी खड़ा नहीं हो पाएँगे? ऐसे में नहीं कहूँगा क्योंकि पूरे का पूरा स्पेशलिटी केमिकल्स का पूरा का पूरा सेक्टर ही गिर चुके हैं। चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो एसआरएफ है, चाहे वो अदर्स जितने सारे दीपक नाइट्रेट है, तो अदर्स जितने सारे बड़े-बड़े दिग्गज कंपनी आरती इंडस्ट्रीज़ है, तो इस तरीके से बड़े कंपनी आज कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है, कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है। सिर्फ एक ही वजह से, वो है स्पेशलिटी केमिकल का मार्केट में डिमांड कम होना। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, आप अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, बिल्कुल सोचना मत। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, अच्छा खासा इनकम भी है। हाँ, बोल सकते हैं कंपनी ने कर्जा लिया। कर्जा किस लिए लिया मैं आपको दिखाऊँगा। हाथ में कैश भी शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग 32% है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो देखिए 10,000 करोड़ से कंपनी का सेल्स घट के हो चुके हैं 8,000। जो पिछले क्वार्टर की तुलना से मैं कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का सेल्स 50% डाउन हो चुके हैं और इस 50% डाउन होने के कारण कंपनी देखिए फर्स्ट टाइम 102 करोड़ का प्रॉफिट किया। आज तक की प्रॉफिट रेशियो में कभी भी आपको इतना कम प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी में इस तरीके से प्रॉफिट करेक्शन होने के कारण शेयर के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को कर्जा ज़्यादा लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि देखिए कंपनी को तो सस्टेन कराना पड़ेगा। उसके साथ-साथ जो प्रोडक्शन अभी कंपनी को मतलब करना पड़ रहा है, उस प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसे की ज़रूरत है। कंपनी का सेल्स डाउन हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, ये तो कंपनी नहीं सुनेंगे। तो कंपनी को तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से करेंगे? उसके हाथ में तो पैसा नहीं है। तो इसलिए वो क्या किया, कर्जा ले लिया। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना कि कर्जा किस बेसिस में लिया गया। अगर मैं देखूँ तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया। ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी लिया, मगर कम कर्जा लिया। लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा कर्जा लिया क्योंकि कंपनी को पता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो जो डिमांड है मार्केट में, वो थोड़ा टाइम लगेगा फिर से वो खड़ा होने के लिए। फिर से वो सही लेवल में आने के लिए टाइम लगेगा। तो उस टाइम तक खुद को सस्टेन करने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसी सारे पॉइंट्स आपको मेजर करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ, कंपनी ने क्या किया, कंपनी जो पेमेंट्स मतलब बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो इस बार 7,000 करोड़ का कर्जा लिया, उल्टा रीपेमेंट कितना किया, 10,000 करोड़ का। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट्स देखने को मिला है और उस हिसाब से एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और वो भी अच्छी तरीके से निवेश करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एज ए म्यूचुअल फंड वाले के जो राय है, कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हुआ, उसके बाद लास्ट कुछ मंथ से बाइंग हो रहा है। तो इस बाइंग होने के पीछे यही कारण है कि अच्छे कंपनी के ऊपर सस्ते दामों में हर कोई खरीदना चाहेंगे। हर कोई मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन खरीदना चाहेंगे। तो हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम लोगों को रुकना चाहिए, वहाँ पे हम लोग माल बेचकर भाग जाते हैं। ध्यान से इस चीज़ को देखना, पब्लिक के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग्स था,
वो धीरे-धीरे करके क्या किया, होल्डिंग्स को बेचना स्टार्ट कर दिया और लास्ट कुछ क्वार्टर्स में सारे के सारे होल्डिंग्स को कम कर दिया। 50% होल्डिंग्स को कम कर दिया। तो सोचिए इतना बड़ा गलती पब्लिक ने किया और पब्लिक का गलती किसने अच्छा खासा माल उठाया? प्रोमोटर ने उठा लिया। और एफआईडीएस के पास देखिए पहले भी जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना होल्डिंग है। ये वो चाहते नहीं है कि उतना होल्डिंग्स कम हो। तो इसलिए म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात इसलिए मैं कर रहा था। देखिए कंटिन्यूअसली अप 10 के बाद कंटिन्यूअस सेल अप हुआ। मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि कंपनी के यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है वो कंटिन्यूअसली सेल अप का ट्रेंड बना है। और यहाँ पे दो तरीके से रेंज है। पहली रेंज जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बना। अगर इसको टूटते हैं तो नेक्स्ट जो लेवल है 538 तक वो आएगा, क्योंकि यही कंपनी का कोविड लेवल के बाद एक रिट्रेसमेंट था। इस रिट्रेसमेंट को वो कंपनी ने ब्रेकआउट किया और एक बड़ा धमाका हुआ था। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई ट्रेड दिखा ही नहीं। तो मैं जरूर कोई भी ट्रेड बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और टाटा मोटर्स में कुछ दिनों से करेक्शन देखने को मिला है। तो इसमें आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं कि करेक्शन हो रहा है फिर से टाटा मोटर नीचे गिरेगा और बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज देखना, कंपनी का आज तक की जो सेल्स का रिपोर्ट है ना, आज तक की हाईएस्ट सेल्स का रिपोर्ट कंपनी दिखाया है। पिछले सालों के क्वार्टर्स में फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 71 करोड़ के आसपास सेल था। वो सेल बढ़ के हो चुके 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो यहाँ पे सेल्स का जो इंक्रीजिंग है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। और एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का 69 करोड़ से बढ़ के हो चुके 89,000 करोड़। तो यहाँ पे भी सेल्स का इंक्रीजिंग हुआ। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, जो लॉसेस में रन कर रहा था वो लॉसेस को कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट में जनरेट किया। तो जब सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव में देखने को मिला है तो उस कंपनी के ऊपर आपको भी पॉजिटिवली सोचना चाहिए। बाकी देखिए आपको लग रहा है कि हाँ कंपनी में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो आप इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। मैं इस कंपनी के भी दो तरीके से काम करता हूँ। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं निवेश करके रखा हूँ और एज ए शॉर्ट टर्म के लिए भी फ्री ट्रेडिंग करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इस तरीके से निवेश करता हूँ, मैं कभी भी हायर लेवल में निवेश करता नहीं करता हूँ। कभी भी करेक्शन दिखे तो वहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे 70 to 75 रुपीज़ के अंदर मैं फाइनली आपको प्राइस नहीं बताऊंगा। 70 to 75 रुपीज़ के अंदर मेरा एंट्री है और मेरा उस लेवल में मेरा अभी तक होल्डिंग है। तो मैं ऑब्वियसली उस होल्ड को कंटिन्यू करूंगा। और फिर से मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, वो ट्रेड कहाँ पे बना मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है। देखिए लास्ट कुछ मंथ में कंटिन्यूअसली बाइंग हुआ था और बाइंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था और एक अच्छा खासा लेवल्स क्रिएट हो रहा था। और 600 तक जाने के बाद कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ। और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कंपनी यहाँ से क्रैश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया था। यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस चीज को, थोड़ा सा मैं जूम को छोटा कर देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखेगा क्या शोल्डर कम हेड कम उसके बाद शोल्डर भी बना, छोटा सा शोल्डर बना है। और इस छोटा सा शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मैंने इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से कैंडल बार बार यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है और वॉल्यूम भी डाउन होता जा रहा है, उसके साथ साथ देखिए जो वीक्स है, मतलब जो कैंडल्स का वीक्स है वो नीचे तरीके से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब इसको बोला जाता है हैमर कैंडल। तो जब कुछ इस तरीके से हैमर कैंडल क्रिएट होता है तो सोचना बायर एक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा बायर एक्टिव है सेलर के तुलना से। तो यहाँ से वो रिटेस्ट मतलब रिवर्सल करेगा और मेरा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, करीबन करीबन 89% के आसपास। और टारगेट का जो प्राइस होगा मेरा 1144 के आसपास। तो इस टारगेट अगर मुझे 2 साल में भी मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो बाकी आप समझदार है उस हिसाब से जरूर काम करना। मेरा कोई यहाँ पे आपको टिप्स नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाई करिए सेल करिए। मैं खुद का एंट्री ले चुका हूँ जिस बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी आप प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा और कर भी नहीं सकता। और इसीलिए आपको अगर काम करना है तो आपको रिस्क के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, सबसे मेरा पसंदीदा कंपनी एंजल वन, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। कभी कभी थर्ड हो जाता है, कभी कभी फोर्थ भी हो जाता है, कभी कभी फिफ्थ भी हो जाता है। देखिए चेंजिंग होता रहता है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो हमेशा फ्रिक्शन चलते रहते हैं। तो एंजल वन के बारे में बात करूँ तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, इसीलिए क्योंकि एंजल वन एक स्टॉक ब्रोकिंग के साथ साथ एक डिपॉजिटरी सर्विसेज
के भी काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी काम करते हैं और साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर कंपनी का काम देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी एक एनबीएफसी है और कॉर्पोरेट एजेंट एजेंट के हिसाब से इंश्योरेंस भी बेचते हैं। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। तो इस फाइनेंस कंपनी का ग्रोथ होने का बहुत बड़ा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, आरओसी, आरओई बेस्ट लेवल में दिखेगा। इनकम भी अच्छा खासा है, कर्जा कम है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, मार्केट कैप टू सेल्स भी मार्केट कैप भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो सारे दिशा में देखा जाए तो कंपनी में एक बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर यही चीज को मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स देखिए, हर क्वार्टर को मैं मार्किंग कर रहा हूँ। हर जून क्वार्टर में देखिए 238 करोड़ से बढ़ के हो चुके 463 करोड़, उससे बढ़ के हो गया 683 करोड़। अभी करेंट जो क्वार्टर्स गया जून मंथ में कितना हो गया 808 करोड़। तो हर क्वार्टर हर सालों में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट किया। एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट देखिए 670 करोड़ से एक 170 करोड़, उसके बाद 266 करोड़, उसके बाद 320 करोड़। तो किस तरीके से मैसिव कंपनी का यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला। और मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल्स और मतलब एक्सपेंस ईयरली देखेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। जब हर दिशा पॉजिटिव है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न इक्विटी और परसेंटेज रिटर्न सब कुछ अगर पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर डरने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो कंपनी का देखिए बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता गया, कंपनी का कर्जा कम होता गया और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। और मुझे अच्छा चीज यही लगा, कंपनी CWIP में 62 करोड़ का पैसा फंसा कर रखा। अभी CWIP क्या होता है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल कंपनी का प्रोसेसिंग में अभी भी चल रहा है। वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा किस में ऐड होगा? वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। अभी सबसे अच्छी चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ, कंपनीज़ के ऊपर आपको एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स तो कम हुआ, उसका डायरेक्टली फ़ायदा किसने उठाया? एफआईएस ने उठाया और डीएस ने उठाया। पब्लिक ने भी छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का बाय सेल चलता रहते थे। लास्ट मई, जून, जुलाई इस लास्ट 3 महीनों में मंथ में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। अभी ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था। 2 बार यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, फिर से 2 बार शोल्डर बना। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, इस तरीके से चार्ट पैटर्न को सीखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। मेरे वीडियो भी देखने का ज़रूरत नहीं होगा। आप खुद कंपनीज़ के रिसर्च कर पाएँगे, खुद कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम कर पाएँगे। तो मैं यहाँ पे 100 मतलब यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी मुझे था कि मैं कंपनी ने जो टारगेट रेंज यहाँ पे बनना था, वो टारगेट बनेगा। तो ऐसे में क्यों हायर चांसेस मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी के ऊपर डबल शोल्डर बनने के बाद, हेड बनने के बाद डबल शोल्डर बन जाते हैं, तो उसमें हायर पॉसिबिलिटी है, उसको ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा। तो यहाँ पे मुझे 25% का गेन मिला। एक्चुअली 25% नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कन्फर्मेशन भी हुआ, उसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे जो टारगेट बना था, मेरे एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ, तो मुझे 17.5% के आसपास रिटर्न मिला और वो भी कितने दिनों में? वो मिला मुझे देखा जाए तो सिर्फ 20 दिनों में। 20 दिनों में 17% का रिटर्न कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो कम नहीं है, आपके हिसाब से कम है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। अगर यहाँ पे फिर से एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता है, तो एक बड़ा एंट्री लेने के लिए मैं ज़रूर सोचूँगा। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए, मौके का फ़ायदा हमेशा उठाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दबाज़ी करके काम कर लीजिए और आप लॉसेस में चले जाइए, ऐसे बिल्कुल मत करिए। पेशेंस का गेम है यहाँ पे सब कुछ। पेशेंस आपके पास है, तो आपको पैसा बनेगा और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आपका पैसा जिसके पास पेशेंस है, उसके पास चला जाएगा। यही इसका खेल है। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लंकार कंटेनर लाइन्स लिमिटेड। तो लंकर कंटेनर लाइन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी बोनस देने का। देखिए कंपनी स्प्लिट एक बार दिया और बोनस एटलीस्ट 3 टाइम्स दे चुके हैं इस बार को लेकर। तो कंपनी इस बार फिर से 1 के बदले आपको 2 शेयर बोनस का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और 22 सितंबर में पहले ही आपको बोनस मिलेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। और जितने लोग शेयर करते हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी शेयर करिए, क्योंकि अकेला बड़ा होकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हर किसी को हेल्प करना ही काम होता है। तो बाकी आप समझदार हैं, बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।